हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू गौतम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्वालिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर 2 हम आज रीड करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला हेडिंग है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। क्या कारण थे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, फरवरी 1922 में एक शांतिपूर्ण जुलूस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा बाजार से गुजर रहा था। अचानक ये जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। भीड़ के साथ हुए हिंसक टकराव से पुलिस के साथ कई लोग मारे गए। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसक रूप लेते देख इसे वापस लेने का फैसला लिया। और हमारा अगला हेडिंग है स्वराज पार्टी। कांग्रेस के कुछ नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। हमारा अगला हेडिंग है 20 के दशक में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी। पहला था आर्थिक मंदी। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद पूरी तरह गिर गईं। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। दूसरा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए किया गया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से हुआ। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल से ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमोल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला हेडिंग है पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। हमारा अगला हेडिंग है नमक यात्रा और सबने अवज्ञा आंदोलन। इसमें हमारी पहली नमक यात्रा, इसमें देखते हैं क्या। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करना। उन्होंने लिखा था कि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजरात में जाकर खत्म होनी थी। ये यात्रा 24 दिन बाद खत्म हुई। और हमारे इसमें अगला हेडिंग है सबने अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में न केवल लोगों को अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए कहा गया बल्कि ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। इसी प्रकार हमारा अगला हेडिंग है लोगों द्वारा उठाए गए। जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने क्या क्या कदम उठाए। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। 1930 में अब्दुल खान को गिरफ्तार किया गया। बाद में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। अंततः महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस प्रकार सबने अवज्ञा आंदोलन भी वापस ले लिया गया। अगला हेडिंग है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन
के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी सम्मेलन के लिए लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश लौटना पड़ा। हमारा अगला हेडिंग है, लोगों ने आंदोलन कैसे लिया। पहले संपन्न किसानों ने कैसे लिया। गुजरात में पट्टीदार उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यापार में मंदी और कीमतें गिरने के कारण लगान चुकाने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए संपन्न किसानों ने वर्ग चरखा सबनावज्ञा आंदोलन या सिविल नाफरमानी में हिस्सा लिया। सबनावज्ञा आंदोलन को सिविल नाफरमानी भी कहा जाता है। जब गांधी जी ने लगान को बिना घटाए आंदोलन वापस लिए तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। गरीब किसानों ने सबनावज्ञा आंदोलन को कैसे लिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, बल्कि वह जमीन का बचा हुआ भाड़ा माफ़ करवाना चाहते थे। गरीब किसानों ने रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में रहा। अमीर किसान और जमींदारों के भय से कांग्रेस भारत विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में हिचकिचाती थी। औद्योगिक वर्ग ने सबनावज्ञा आंदोलन कैसे लिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया, परंतु मंदी के कारण नुकसान होता देख वे औपनिवेशिक गतिविधियों में रुकावट चाहते थे। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस तथा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, जिसे हम शॉर्ट में फिक्की कहते हैं, का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी विटला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया गया। उद्योगपतियों द्वारा आंदोलन को आर्थिक सहायता दी गई और आयातित वस्तु को खरीदने से इनकार किया गया। औद्योगिक वर्ग ने सबनावज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। अब महिलाओं ने सबनावज्ञा आंदोलन कैसे लिया। महिलाओं द्वारा भारी मात्रा में नमक सत्याग्रह में भाग लिया गया। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, परंतु कांग्रेस ने किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं दी। हमारा अगला हेडिंग है, सबनावज्ञा की सीमाएं। दलित और अछूतों ने सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं ली। कांग्रेस ने भी दलित और अछूतों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। अब इसमें गांधी जी की भूमिका क्या थी। गांधी जी का कहना था कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की संतान। उन्होंने अछूतों को अधिकार देने के लिए सत्याग्रह किया। दलित अपनी समस्या का हल राजनीति में ढूंढते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को संगठित किया और शिक्षा संस्था में आरक्षण तथा अलग निर्वाचन की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलित, इस हेडिंग में क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग, जिसे हम एसोसिएशन ये ना है, में संगठित किया तथा अलग निर्वाचन की मांग की, जिससे गांधी जी के साथ विवाद हुआ। 1932 के पुणे पैक्ट पर अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। अब मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने सबनावज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह काफ़ी कम दिखाया। 1920 के बाद कांग्रेस का झुकाव हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब था। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होने लगा और जुलूस निकलने लगे। मतभेद का सबसे बड़ा कारण था भावी विधानसभा के प्रतिनिधित्व के सवाल पर। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट तथा मुस्लिम बहुल प्रांत में प्रतिनिधित्व चाहते थे। मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल और पंजाब थे। 1928 में M.R. जयकर ने हिंदू महासभा की निंदा की।
हमारा अगला हेडिंग है सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी? भारत में राष्ट्रवाद की भावना आज़ादी के संघर्ष के चलते पैदा हुई थी। हमारा अगला हेडिंग है भारत माता की छवि। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा, जो बंगाल के स्वदेशी आंदोलनों में खूब गाया गया। हमारा अगला हेडिंग है पॉइंट है बाद में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि विख्यात की। हमारा इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा, जिसे कहते हैं तिरंगा, तैयार कर लिया। इस प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।